आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों से जुड़ा है बल्कि उस सोच से भी जुड़ा है जिसका सीधा असर हमारे आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। दरअसल एनसीईआरटी की नई किताब में कई सारे बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक अहम बदलाव ये भी है कि मुगलों से जुड़े इतिहास में कई बातें जोड़ दी गई हैं तो कई बातें हटा दी गई, तो कुछ बातों को घटा दिया गया है। खास तौर से बाबर, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के बारे में अब तक जो बातें पढ़ाई जा रही थी उसमें बदलाव किया गया है और इन शासकों से जुड़ी कई क्रूर बातें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं जो पहले नहीं थी। बवाल यहीं से खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक सुधार कह रहे हैं तो कुछ इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। आखिर सच क्या है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए आखिर पूरा विवाद है क्या। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास को नए तरीके से पेश किया गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब समाज की खोज भारत और उससे आगे को इसी सप्ताह जारी किया है। ये किताब चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार की गई है। खास बात यह है कि इस किताब में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और सिखों के उदय जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। इस नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण जोड़े गए हैं। खासतौर पर मुगल शासकों के बारे में नए दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। इसके साथ ही औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाने का भी जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी ने इस किताब में खास नोट भी जोड़ा है जिसमें लिखा गया है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि इतिहास को जानने का हमारे वर्तमान पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन इतिहास के अध्यायों में इन बदलावों पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इसे इतिहास की सही तस्वीर बता रही है, वहीं विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये सिलेबस की पूरे तोड़ मरोड़ करके जिस तरह हमारे इतिहास को हाईजैक करने की प्रयास कर रहे हैं, एक संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। पूरा इस समय एजेंडा है ये एकेडमिक से कम और एक विशेष एजेंडा को लेकर चल रहा है। जुल्म की बहुत बड़ी गाथा है जो मैं समझता हूँ कि देश जब आज़ाद हुआ, जब उससे पहले अंग्रेज़ों ने, फिर देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने मुगलों का कोई और ही चेहरा दिखाया था। 70 वर्षों से ये सब बातें हमारी पीढ़ियों को बताई क्यों नहीं गई? क्यों हमें बताया गया कि अकबर दी ग्रेट थे? क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? क्यों नहीं बताया गया था कि अकबर ने कहा था कि काफिरों को अपनी तलवार से हमने शांत कर दिया? हमें क्यों नहीं बताया गया औरंगजेब के बारे में? हमें क्यों नहीं बताया गया बाबर के बारे में, बाबरनामा में जिसमें लिखा हुआ है कि लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, जैनों का नरसंहार हुआ, बुद्धों का नरसंहार हुआ? क्यों नहीं बताया गया? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? जमीनें भी दान करी और पैसा भी अब उसने दिया है। तो इतिहास को सही तरीके से समझाना चाहिए और उस इतिहास की वजह से हमारा सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। जो सही है वो उसे बताएं और जो सही नहीं है उसको बताने की क्या जरूरत है। इतिहास में बदलाव नई बात नहीं है। इतिहास लेखन में सत्ता और विचारधारा की लड़ाई पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर राष्ट्रवादी और फिर मार्क्सवादी इतिहास लेखन के केंद्र में ये बहस चलती रही है। सवाल यह है कि अब तक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वो गलत था या अधूरा था? और अब जो इतिहास पढ़ाया जाएगा, क्या वो सही और संपूर्ण है? एनसीईआरटी की किताब में जो बदलाव हो रहे हैं, क्या उसमें सियासी पूर्वाग्रह हावी है या पहले के कथित दोषपूर्ण इतिहास लेखन को दुरुस्त करने की पहल है?
क्या इन बदलावों से इतिहास बदल जाएगा और हम अपने नायकों और खलनायकों के सच से वाकिफ हो पाएंगे? इन सारे गंभीर सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान हैं इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ओम जी उपाध्याय साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। दरअसल इनकी संस्था जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको तथ्यों के आधार पर रिसर्च करती है और फिर बताती है कि आखिर में इतिहास में सच्चाई क्या थी। इग्नू के पूर्व वाइस चांसलर रविंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व फेलो प्रतीक कुमार जी हैं, जो कि इतिहास के पन्नों को काफ़ी गहराई से इन्होंने अध्ययन किया है। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा रविंद्र कुमार जी आपसे। सर, जिस तरीके के एनसीईआरटी में बदलाव हुए और बदलाव के बाद जो विवाद उठ के खड़ा हुआ, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव होते रहे हैं इसके पहले भी, पर प्रश्न जो है वो इन बदलावों से थोड़ा हट करके है। सारा इतिहास जो है वो समकालीन इतिहास होता है। ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्परेरी हिस्ट्री। इसलिए समय के अनुसार इतिहास की घटनाओं की अलग अलग व्याख्याएं होती रहती हैं। आज अगर बाबर को एक या अकबर को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में दिखाया जा रहा है, तो ये भी संभव है कि आज से कुछ समय बाद महान अशोक को भी इसी परिप्रेक्ष्य में दिखाया जाए। अशोक ने कलिंग के युद्ध में कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था, ये घटना भी कोई याद कर सकता है आगे चल करके कि भाई अशोक जो है वो एक क्रूर और सहिष्णु शासक था, जबकि अशोक की मौजूदा छवि जो है वो ये है कि अशोक एक महान शासक था। तो इतिहास के बारे में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास की घटनाएं निर्मम होती हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती। सच्चाई हम ढूंढते हैं इतिहास की सिद्धांतों के अनुसार, उन घटनाओं का विश्लेषण करके। तो आज अगर बाबर या इस तरह की चीज़ों को एनसीईआरटी की पुस्तकों में पेश किया जा रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है कुछ समय बाद इनका फिर से पुनरीक्षण हो और ये कहा जाए कि भाई प्राचीन भारत के भी ऐसे प्रसंग ढूंढिए जिनमें सम्राट जो है वो नृशंस था, सम्राट जो है वो क्रूर काम किया करता था। तो इस तरह की जब भी हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का पुनरावलोकन करते हैं, उनकी रीराइटिंग करते हैं, तो हमको इन सब बातों को अपने मन में हमेशा बिठा के रखना चाहिए। रही बात इसकी कि अकबर ने 30,000 लोगों का नरसंहार किया और फतेहनामा चित्तौड़ के आधार पर ये बात, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खाली फतेहनामा चित्तौड़ नहीं है, एक और डॉक्यूमेंट भी है। मुझे आश्चर्य है कि एनसीईआरटी ने उस डॉक्यूमेंट का हवाला क्यों नहीं दिया। शराइफ उस्मानी बेलग्राम के पास का एक डॉक्यूमेंट है, वहां भी इसी तरह की घटना हुई। लेकिन अगर अकबर को उसकी समग्रता में देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पर अकबर अपनी समग्रता में एक बड़ा सम्राट था, उसने बहुत से सुधार किए। तो अब ये तो देखिए, इतिहास लेखन की समस्या हमेशा से रही है कि आप किसी विशेष दृष्टिकोण के आधार पर यदि अकबर का विश्लेषण करना चाहें तो हो सकता है आप अकबर को एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी हो सकता है कि राजपूत पॉलिसी के आधार पर आप अकबर को एक सहिष्णु शासक के रूप में। अगर हम उसको उसकी समग्रता में देखें तो हमें नजर आएगा कि अकबर ने बहुत से सुधार किए। इसी तरह जब बाबर यहाँ भारतवर्ष में आया तो बाबर का जो पूरा वृत्तांत है भारतवर्ष का, वो विलक्षण वृत्तांत है। बहुत से ऐसी उसमें चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो इसके पहले प्रोफेसर साहब मैं उस पे आऊंगा। प्रोफेसर साहब मैं उस पे आऊंगा कि वाकई किसने क्या काम किए, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, आज के नज़रिए से क्या देखा जाए। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इतिहास को समय समय पे लिखा जाता है और उस वजह का जो उस समय का जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण से इतिहास को देखा जाता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक कुमार जी हैं, जो कि पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी के फॉर्मर फेलो भी रहे हुए हैं। प्रतीक कुमार जी, इतिहास तो बदलता रहता है, जब जिस समय जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से इतिहास को देखा जाता है और इतिहास में पन्ने कुछ छूट जाते हैं तो उसको जोड़े भी जाते हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है तो उसको घटाया भी जाता है। तो फिर
इसको राजनीतिक रंग देना कितना सही आप मानते हैं? इसको एक तरह से मैं पूछूं कि इसको फैक्ट के आधार पर देखना चाहिए या फिर सेंटिमेंट के आधार पर? देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज यहाँ बोलने का मौका दिया है। पिछले 2 साल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे कार्य किया है। आपने अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे उससे पहले आपने कहा ऐतिहासिक सुधार। मैं मानता हूं कि इतिहास में अगर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारा जाना चाहिए। आज पिछले कई घंटों से मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, तो वहां पर लगातार आ रहा है एनसीईआरटी विवाद। और एक अभी सज्जन ने तो कहा भी कि एनसीईआरटी नहीं, ये नेशनल कॉम्युनल एजुकेशन है। तो मैं कहूंगा पहले इस पे बात हो कि ये विवाद है, दुष्प्रचार है। ऐतिहासिक सुधार हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए उन्होंने भी कहा। और हालांकि ऐतिहासिक सुधार से एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं। ऐतिहासिक सुधार से मतलब सुधार ऐतिहासिक नहीं है, वो नहीं कहना चाह रहा था मैं। इतिहास में सुधार हुआ है, उसका शब्दीकरण ऐतिहासिक। मैं आपके बातों पे आ रहा हूं, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं आपके बातों पे आ रहा हूं। अगर इतिहास में सुधार हुआ है तो इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का विवाद और दुष्प्रचार होना चाहिए। एनसीईआरटी में पहली बार सुधार नहीं हो रहा है। 1961 में एनसीईआरटी का स्थापना होता है। पहली टेक्स्ट बुक जो है वो 1960s के 60 के दशक में आती है। 70 में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बदलाव, फिर 99 में बदलाव। ऐसे कई चरण आए हैं जहां पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, इतिहास का विद्यार्थी हूं इसलिए इतिहास की बातें आपसे करूंगा, वहां बदलाव देखा गया है। लेकिन सवाल है कि अगर बदलाव स्रोत के आधार पे किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पे आप देखिए अकबर और औरंगजेब पे बात हो रही है। मैंने आपको बोला कि मैं इतिहास का छात्र, थोड़ा पीछे चलता हूं। एनसीईआरटी के पूर्व पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो एक पंक्ति आता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे और ऑडियंस भी समझेंगे जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। वहां पे लिखा है, सिंध पे कासिम की जीत 712 में। ये एनसीईआरटी में वर्णित है ये बात। लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें इतना समस्या क्यों है? अगर ये कहा गया कि 712 में सुधार की जो बात है, 712 में सिंध पे कासिम की जीत होती है, लेकिन उससे पहले का जो प्रतिरोध का इतिहास है, भारतीय शासकों ने जिस प्रकार से प्रतिरोध किया है, चाहे मैं आपको उदाहरण के तौर पे 1-2 बातें पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि कुछ समय से मैं इस पे कार्य कर रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, मोहम्मद कासिम की जीत की हम बात करते हैं। मैं आ जाऊंगा धीरे धीरे 11वीं, 12वीं और 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी पे इस कार्यक्रम में बात करते हुए। लेकिन वहां पर हम बात नहीं करते हैं कि दाहिर जो है वहां का स्थानीय शासक है, उसने किस प्रकार से प्रतिरोध किया है। सिर्फ दाहिर नहीं, दाहिर की जो पत्नियां हैं, जैसे आप रानी बाई और लाडी की बात करेंगे, उस पे मैं ऐसा करते हैं डॉक्टर प्रतीक सर, मैं उस पे आऊंगा। मैं सिर्फ अभी तो ये चर्चा करना चाह रहा था कि जो एनसीईआरटी पे आप बदलाव करते हैं तो बदलाव के लिए फैक्ट आपके पास कई सारे होते हैं, कई सारे सोर्स होते हैं, तो आप किस फैक्ट को चुने, किस फैक्ट को इग्नोर करें, ये कैसे तय करते हैं? देखिए, भारतीय इतिहास में पूर्व में संक्षिप्त बोलेगा, दो मेहमान और उनको जोड़ूंगा। वो बहुत ही सिलेक्टिव हुई है। आप भी जानते हैं कि इतिहास में जो इतिहास लिखी गई है पूर्व में, वो सिलेक्टिव तरीके से लिखी गई है। उसमें एक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जिसके अंतर्गत इस तरह की बातें निकल के आ रही है। ये सभी चीजें जो लिखी गई है पूर्ण रूप से सोर्स पे आधारित है। स्रोत के बिना कम से कम राष्ट्रीय स्तर की जो किताबें इस तरह की होगी उसमें इतनी बड़ी भूल नहीं की जाएगी। मुझे नहीं पता कि पूर्व में जो बातें लिखी गई उसमें इस प्रकार से स्रोतों को नजरअंदाज क्यों किया गया। जैसे कि आज एक सवाल आ रहा है अकबर पे। अकबर को हम टॉलरेंट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अकबर द ग्रेट, लेकिन चित्तौड़ में अकबर की जो सैन्य कार्रवाई है उसकी चर्चा हमने कभी नहीं सुनी है। हम बख्तियार खलजी की बात करते हैं कि बख्तियार खलजी ने बिहार में जो लूटपाट मचाया, लेकिन बख्तियार खलजी जब वहां से असम जाता है और राजा पृथु की बातें कोई नहीं करता है। किस प्रकार से स्थानीय शासकों ने उसका विरोध किया और उस गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली उसका जिक्र क्यों नहीं किया यहाँ पे? आशुतोष जी, ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। मैं
हाँ, आशुतोष जी, जो दूसरा पहलू था उसका जिक्र पहले के किताबों में नहीं किया गया, अब उस पहलू को भी किताबों में जिक्र किया जा रहा है, तो फिर विवाद क्यों उठना चाहिए इस पे? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर कोई बड़ा रिसर्च करके कोई बहुत बड़ा पेपर कोई प्रेजेंट करता और उसमें इन सब चीजों का जिक्र किया जाता। राजा दाहिर के बारे में तो मैंने भी किताबों में पढ़ा, तो उन्होंने कितनी मशक्कत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत पे लड़ते लड़ते वो उनकी मौत हुई है। यह कोई नया तथ्य तो है नहीं। अब उसको दूसरे संदर्भ में पेश करना, जैसे एक जमाना था जब लोग कहते थे कि आर्य इन्वेजन थियरी थी, धीरे धीरे उस आर्य इन्वेजन थियरी को जब नए जानकारियां मिली तो उसको आर्य माइग्रेशन थियरी में कन्वर्ट हुआ। तो इतिहास एक सतत प्रक्रिया का मतलब ये कि तथ्य एक है, नए तथ्य अगर मिले हैं उसकी रोशनी में आप इतिहास की कैसी व्याख्या करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप ग्लास आधा या ग्लास पूरा या आप इस नजर से देख सकते हैं। तैमूर लंग हिंदुस्तान आया था, उसने दिल्ली को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि तैमूर लंग ने हिंदुओं को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन यह इतिहास का एक तथ्य है। इतिहास का दूसरा तथ्य यह कि जब यही तैमूर बगदाद जाता है तो उसी तरीके से जैसे उसने दिल्ली को बर्बाद किया उसी तरीके से उसने बगदाद को बर्बाद किया। और जो मंगोलाइट्स थे उन्होंने अकेले एक बार नहीं, हलाकू ने भी बगदाद को इसी तरीके से ताबूत किया। अब आप तैमूर का अगर आपको आकलन करना है तो दिल्ली और बगदाद दोनों को साथ रख के करेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में तैमूर का आकलन करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा, अगर सिर्फ बगदाद के संदर्भ में करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा, अगर दोनों को मिलकर समग्रता में करेंगे तो एक अलग नजरिया आएगा। मेरे कहने का प्रश्न ये है कि पिछले 75 सालों से लगातार ये आरोप लगता रहा है कि भाई इतिहास लेखन नहीं हुआ, इतिहास गलत तरीके से लिखा गया। मैं तो उस पर और खुश होता कि अगर पिछले 76 सालों में ऑल्टरनेट हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई होती और फिर आप रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, केएम पनिकर को खुली चुनौती देते उस नए इतिहास लेखन में। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि सावरकर के अलावा किसी ने भी ऑल्टरनेट हिस्ट्री लिखने की कोशिश नहीं की। और सावरकर की जो 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है वो अपने आप में एक अद्भुत रचना इसलिए है क्योंकि वो इतिहास को नए तरीके से देखने की कोशिश करता। क्या सावरकर के बाद कोई इतना बड़ा इतिहासकार पैदा हुआ संघ परिवार में जो इतिहास की बिल्कुल नई व्याख्या करके आपके सामने रख दे? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हो तो बताया जाए। प्रश्न क्या है? त्रिपाठी, प्रश्न क्या है कि आप बार बार इतिहास को, अब जैसे टीपू सुल्तान को, मैं आप मुझे 30 सेकंड नोट दे दीजिए। टीपू सुल्तान को इतिहास के विलन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या ये कोई बताने की कोशिश करेगा कि टीपू सुल्तान ने किस तरीके से कांचीपुरम के शंकराचार्य की रक्षा की थी? 36 लेटर शंकराचार्य को लिखे थे, शंकराचार्य ने गुहार लगाई थी, टीपू सुल्तान ने उनको बचाया था और उसके बाद जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए थे। ये तथ्य छुपा लिया जाता। कौन लोग इस तथ्य को छुपाते हैं आपको मालूम है? तो तथ्यों को, टीपू सुल्तान का 2014 के पहले टीपू सुल्तान की टोपी पहनने में येदियुरप्पा साहब को गर्व महसूस होता था, लेकिन 2014 के बाद से उनको उस टोपी पहनने में शर्म महसूस होने लगी। तो 2014 का इतिहास अलग था, 2014 के बाद का इतिहास अलग कैसे हो गया? मेरा सिर्फ इतना ही सा कहना है कि भैया इतिहास को जो एक नियत है ना, उस नजर से नहीं, तथ्यों की नजर से देखिए। तो एक सवाल संक्षिप्त में जवाब दे दिया आशुतोष जी। तो आप जब इतने संतुलित तरीके से इतिहास को पेश करने की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि अब तक जो 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा था वो भी आधा अधूरा था कि नहीं, वो संतुलित था? नहीं, बिल्कुल। जो लोग उसको आधा अधूरा कहते हैं, मैं तब मानूंगा जब वो उसके पैरेलल एक इतिहास का लेखन करके किताब लोगों के सामने पेश करें। अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन इतिहास को नए सिरे से लिखकर पेश करने की कोशिश की गई है। जो तथ्य पहले से हैं उन्हीं का नया इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं गारंटी करता हूं, आप एक इतिहासकार बताइएगा जिसने आजादी, उसने बीसी पहले से लेके अभी तक समग्र इतिहास लिखा हो और पैरेलल हिस्ट्री पेश की हो, सिवाय सावरकर के। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी कहना है कि आप ठीक है बदलाव करिए, लेकिन आप पहले हिस्ट्री तो लिखिए, एक रिसर्च पेपर लिखिए, फिर उसके आधार पर बदलाव करिए। आप सिर्फ तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब मैं अपनी बात कहूँगा, क्योंकि आशुतोष जी ने बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, बहुत सी बातों से मैं भी सहमत हूँ कि इतिहास पर तो शोध ग्रंथ आने चाहिए, रिसर्च पेपर्स आने चाहिए, और ज्यादा हो तो अच्छा है। कम आया है ये मैं भी उनके साथ स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिस पर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, क्या वो सच नहीं है? क्या आप वो सच नहीं जानते? मैं इसका जवाब आशुतोष जी दे दें, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा।
आशुतोष जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। एक दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, उनके पास जाऊंगा मैं। आशुतोष जी मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है? आशुतोष जी को लगता है कि आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। हर्षवर्धन जी, ऐसा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो हाँ। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। हालांकि आशुतोष जी उसका जवाब दे देते तो ज्यादा अच्छे से ये बात होती, लेकिन ठीक है, नहीं लूंगा, शो के दौरान लूंगा जवाब। मैं मानता हूं कि वो सुन लेंगे। ये सारा विवाद क्या है? विवाद ये है कि चित्तौड़गढ़ के नरसंहार को एनसीईआरटी की किताब में शामिल कर लिया, जो बाकायदा अबुल फजल के अकबरनामा में लिखा गया है। अब वो तो दरबारी इतिहासकार था, अकबर का ही, उसने तो लिखा है कि 30,000 हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश अकबर ने दिया, स्त्रियों ने जौहर करके अपनी अस्मिता की रक्षा की। क्या ये बर्बरता लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए? एक और किताब है एलियट डॉसन की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, वॉल्यूम 5। अकबर के आरंभिक शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया गया या उन्हें करों से बोझिल किया गया, जैसे उज्जैन, प्रयाग और अजमेर जैसे प्रमुख हिंदू स्थानों पर इस्लामी भवन निर्मित हुए। यह स्पष्ट करता है कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता चयनात्मक थी, सेलेक्टिव थी, ठीक वैसे ही जैसे आजादी के बाद से अब तक रहा। सतीश चंद्र की किताब है मेडुअल इंडिया पार्ट 2। अकबर के आरंभिक वर्षों में हिंदुओं पर तीर्थ कर और जजिया जैसे धार्मिक कर लगाए जाते रहे, यद्यपि उसने बाद में इन्हें हटाया, लेकिन इन करों के माध्यम से हिंदू जनता को धार्मिक आधार पर आर्थिक रूप से दबाया गया। अलेक्जेंडर डाउ की किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति, इसको जरा ध्यान से सुनिए, देश के हर व्यक्ति को इसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति को अक्सर धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का प्रतीक कहा गया, किंतु यह कन्याओं के माध्यम से, हिंदू कन्याओं के माध्यम से पराजित राजाओं को इस्लामी संस्कृति के अधीन लाने की रणनीति भी थी। साथ ही दरबार में इस्लाम स्वीकार करने वालों को विशेष सम्मान और पद दिया जाता था। एनेल्स ऑफ राजस्थान, जेम्स स्टोर, चित्तौड़ की विजय के समय कई हिंदू राजपूत स्त्रियों ने आत्मदाह किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हर्षवर्धन जी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लक्ष्मण जी, ये तो मैं चाह रहा था, क्योंकि आवाज अड्डा है, फालतू की बात करने की बजाय तथ्यों पर ही बात करें, तो मैं तो इसीलिए तथ्य पर बात कर रहा था, पढ़ लिख के आया था। मुझे क्या लगा था कि सिर्फ अगर बहस करनी है, चर्चा करनी, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं ये रख दूंगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि इसके जरिए दर्शकों तक तथ्य जाए, वरना मेरे मन की बात तो मैं भी बोल दूंगा कि अकबर भाई मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये आप बता रहा हूं ना। हाँ, आपने अच्छा क्या कि तथ्य लेकर के आया, रिसर्च करके आया। लक्ष्मण जी, थोड़ा कंक्लूड कर दूंगा इसको। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैंने इसीलिए आशुतोष जी से पहले वो सवाल पूछा था, उसका जवाब आ जाता तो ये संदर्भ बढ़िया हो जाता। दरअसल अभी जुड़ गए हैं, अब जुड़ गए, अब आप सवाल को फिर से पूछ सकते हैं। नहीं, जुड़ गए हैं, फिर से सवाल पूछ सकते हैं। अब तो मैंने बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी ने भी अगर ये सब पढ़कर बताया होता तो आज ये डिबेट और अच्छी सार्थक होती। वो भी कहते कि हाँ, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी जो बता रहा है उसका एक छोटा हिस्सा है। उन्हें ठीक है, आप सावरकर के बाद आपको संघ के लोगों ने नहीं किया, भाजपा के लोगों ने किया, ये चिंता हो सकती है, अच्छी बात है, सबको इतिहास करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ये तो मैंने बाकायदा किताबों से और इतिहासकारों के संदर्भ से बताया। ऐसे अकबर का सही चित्रण वो किनको परेशान कर रहा है और कौन लोग हैं जिनके लिए हर मुगल शासक महान है, जो हिंदुओं को अपराध बोध, हीन बोध में रखना चाहते हैं, वो भी जरा बताइए। अच्छा आशुतोष जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन 1 मिनट काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम जी शर्मा। जी, आप सवाल क्या पूछा था? अगर आप, मैं उनके सवाल सुन नहीं पाया था, अगर आप सवाल बताएंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं वो सवाल लेकर के आऊंगा, लेकिन एक बीच में ओम जी उपाध्याय जी को जोड़ लेता हूं शो में, क्योंकि अभी अभी हमारे शो में आए हैं। ये इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं। ओम जी उपाध्याय साहब, विवाद इस बात पर है कि एनसीईआरटी में जो बातें जोड़ी गई हैं वो कितनी सही हैं और क्या एक तरफा चीज़ों को रखी गई हैं, इसको सही संदर्भ या फिर संतुलित तरीके से नहीं रखी गई। आप चूंकि इतिहास को तथ्यों के साथ देखते रहे, जो अभी हर्षवर्धन जी कई सारे फैक्ट के साथ आपके सामने लेकर के आए थे, आप सुन भी रहे थे, आपको भी लगता है कि जो एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है वाकई उस फैक्ट को सही दृष्टिकोण से, सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है? लक्ष्मण जी, 2 चीजें हैं। एक तो एनसीईआरटी किताबों का जो उसकी पूरी संकल्पना है और जिस तरीके से उस क्यूरिकुलम का या उसका लेखन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो आप समझेंगे तो
पीछे क्या हुआ कि कई जो एनसीईआरटी किताबें थी, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10-12 किताबें पढ़ी होंगी और बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइंस भी पढ़ी होंगी। लेकिन एक समस्या उसमें ये थी, किताबें बहुत अच्छी लिखी गई थी, मैं उनके अच्छे होने पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन बहुत असंतुलित और इतने सारे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स डाले गए थे उसमें, जिसको केवल संतुलित करना और चीजों को बस बेहतर बनाने का ये प्रयास है। दूसरे, आपने एक बार अकबर को महान बनाने का जिम्मा ले लिया और उसको महान बना दिया, तो उसकी सारी वो चीजें हटा दी जो बच्चों को जाननी चाहिए, हमारी पीढ़ी को जानना चाहिए, उन तथ्यों को। जैसे जिस फैक्ट पे भी बात हो रही थी, मैं हर्षवर्धन भाई जो अभी कह रहे थे उसके आगे की भी कुछ बात बताऊं कि केवल उन्होंने अकबरनामा का जिक्र किया, कम से कम एक दर्जन ऐसे प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसमें ये बहुत ठीक तरीके से मुंतखाबुल तवारीख में है। मैं ज्यादा का जिक्र नहीं करूंगा, अकबरनामा का उन्होंने जिक्र किया ही, जो उसका सरकारी इतिहासकार हर से भी पूरा रिसर्च करके आए थे, मैं आपको शामिल करने के लिए उनको बीच में रोक दिया था। जी, मैं कह रहा हूँ फतेहनामा या चित्तौड़ वो लिख रहा है 9 मार्च 1568 को, 23 फरवरी की उसकी विजय है, जिसके बाद वो आदेश देता है और उसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से कि 30,000 से 40,000, 30,000 से अधिक संख्या थी, महिलाओं और बच्चों सहित नरसंहार किया गया चित्तौड़गढ़ के किले में। और इसको किसी भी तरीके से अगर कोई इतिहासकार जस्टिफाई करता है, इसको किसी तरीके से न्याय संगत बताने का प्रयास करता है, इस क्रूरता, बर्बरता और दमन को और अकारण, जिसमें सारे निहत्थे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? और ऐसे व्यक्ति को हम महानता का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। महाराणा प्रताप, जिसने दिवेर की लड़ाई में शेरमा सुल्तान को, मरते हुए शेरमा सुल्तान को पानी पिलाया था, इस संवेदनशीलता को हम दरकिनार कर देते हैं और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व की महानता हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के घेरे में चली जाती है। और अकबर, जिसने 30,000 लोगों को मारने का, उनके कत्लेआम का फरमान दिया है, उनके कत्लेआम का आदेश दिया है, वो हमारे लिए महान हो जाता है। ये जो इतिहास लेखन था और जो असंतुलित इतिहास लेखन था कि हम मुगलों और सल्तनत काल के सुल्तानों को जिस तरीके से महिमामंडित करके पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, विजयनगर साम्राज्य के वैभव को हम दरकिनार कर दे रहे हैं। हम विद्याधर चंदेल को नहीं बता रहे हैं, हम लक्षित बड़फुगन के शौर्य को नहीं बता रहे, हम उसको विद्याधर चंदेल नहीं बता रहे, ललितादित्य मुक्तापीठ नहीं बता रहे। इसलिए इसका जो संतुलन है वो बहुत आवश्यक था, जो एनसीईआरटी की किताबें कर रही हैं। दूसरे, मैं एक आपसे दावा कर रहा हूं, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो वेरीफाइबल नहीं है, जिसको आप प्राइमरी सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर सकते। एक भी शब्द वहां नहीं है। अदरवाइज देखिए क्या ऐसा करते हैं कि हमारे साथ आपके जुड़ने से पहले इग्नू के पूर्व वीसी रविंद्र कुमार जी बता भी रहे थे, उनका कहना ये था, जो हमारे से जुड़े भी हैं। रविंद्र कुमार जी, अभी सुना आपने ओम जी उपाध्याय जी का, उनका कहना है कि पहले संतुलित नहीं था, अब ये संतुलित किया गया है, जिस फैक्ट को इग्नोर किया गया था उस फैक्ट को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो दावे के साथ ये कह रहे हैं उपाध्याय साहब कि कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं वहां पे शामिल किया गया एनसीईआरटी की किताब में जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, यहां तक संतुलन की बात है, संतुलन की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए ये कहना कि पहले इतिहास असंतुलित था और अब उसमें संतुलन स्थापित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संतुलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो इतिहासकारों की दृष्टि में नहीं था। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाऊं कि फतेहनामा चित्तौड़ और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है शराइफे उस्मानी, बिलग्राम के पास के एक गांव में भी इसी तरह का नरसंहार अकबर ने कराया था, क्योंकि उन लोगों ने कर देने से मना कर दिया था, विद्रोही हो गए थे। ये दोनों डॉक्यूमेंट की सबसे पहले गहन चर्चा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही हुई थी। इसकी चर्चा जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हुई थी। इस पर गहन शोध हो चुका है, लंबे लंबे लेख लिखे जा चुके हैं और हमारी पाठ्य पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में हर चीज का समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना बिल्कुल निराधार है कि इन बातों को छुपाया गया। ये सब बातें शोध पत्रों में, पाठ्य पुस्तकों में अच्छी तरह से वर्णित हैं। अलीगढ़ के लेकिन जो पहले जो इक़्तिदार आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कोई मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसको छुपाने का किसी भी स्तर पर प्रयास किया गया हो। ये सारे तथ्य इतिहासकारों को मालूम है और विद्यार्थियों को भी मालूम है। बीए के विद्यार्थी तमाम विश्वविद्यालयों में जब अकबर की
धार्मिक नीति और राजपूत नीति पढ़ते हैं तो उनके सामने ये तथ्य लाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अकबर ने अपने आरंभिक वर्षों में हिंदुओं के प्रति इस तरह का व्यवहार किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदला और उसके बाद उसने भारतवर्ष को एक संपूर्ण देश के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को हिंदू मुसलमान से हटकर प्रजा के रूप में देखना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को ला करके पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट कर देने से संतुलन नहीं होता। मैंने एक प्रश्न इसके पहले पैदा किया था। अगर संतुलन के नाम पर कोई ये कहना शुरू कर दे कि अशोक सम्राट ने, महान अशोक ने, जो हमारे देश के एक बड़े मतलब बहुत बड़ी प्रतिष्ठित ऐतिहासिक हस्ती रहे हैं, उन्होंने कलिंग के युद्ध में कितने लोगों का नरसंहार किया था। उन्होंने कलिंग के युद्ध में इतना खून बहाया था कि दया नाम की जो नदी वहां बहती है वो रक्त से भर गई थी। भाई ये भी तो संतुलन के नाम पर इतिहास में पेश किया जा सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद अशोक ने इतने बड़े बड़े कार्य किए कि उसका ये वाला कार्य संतुलन की दृष्टि से थोड़ा गौण दिखाई देने लगता है। तो संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को लाकर और ये कहना कि हम अब संतुलन स्थापित कर रहे हैं, अगर यही प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि ये संतुलन आज से 10 वर्ष बाद फिर से संतुलित किया जाएगा। तो हमें इतिहास के बारे में आशुतोष जी जो बात कह रहे थे उस मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना चाहिए कि ऐतिहासिक तथ्यों का अवश्य विश्लेषण होना चाहिए। उनसे जो मंतव्य निकलते हैं उनको भी पेश किया जाना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इतिहास के तथ्यों की केवल एक ही समीक्षा और व्याख्या नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो सारा इतिहास अब तक लिखा जा चुका होता। हजारों लोगों ने इतिहास लेखन किया है। कौन सा इतिहास का पहलू ऐसा है जो उनकी नजर से छूट गया है? इतिहास के तथ्यों का बार बार विश्लेषण किया जाता है, नए नए दृष्टिकोण उसमें आते हैं और किसी भी एक इतिहास को संतुलित इतिहास कहकर सबके सामने पेश कर देना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं यहाँ। जी प्रोफेसर साहब, दरअसल तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपकी बातों पर कमेंट करना चाहते हैं। शुरुआत करता हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपसे। देखिए लक्ष्मण भाई, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आज डिबेट खत्म होते आज पहला दिन शायद होगा कि जिनको आप ये सोचकर बुला रहे थे कि ये कुछ विरोध में तथ्य तर्क या बात रखेंगे, वो भी आपसे सहमत होकर जा रहे। उनको नाराजगी सिर्फ इस बात से है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। अब चूंकि मैं तो इन लोगों की तरह विद्वान हूं नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, लेकिन रवीन जी तो वीसी रहे पूर्व इग्नू के। लेकिन जरा सोचिए इस पूरी बात में ना तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत है, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि सारा कुछ है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इतिहास की अलग अलग समय पर व्याख्या होती है, अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि ना आप इतिहास बंद कर दो। अभी क्या है, पहले वाला जो लिखा गया है वो बंद कर दो, अब आगे कुछ नहीं करना। और संतुलन के लिए कौन कह रहा है? कहा यह जा रहा है जो होना चाहिए कि जो तथ्य हैं और उसी में अकबर को क्रूर के साथ सहिष्णु बताया गया है। जरा बताइए क्या उसके लिए फिर ये नहीं लिखना चाहिए था? ये संतुलन नहीं है। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सबको पता है, जो आप भी मान रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, मैंने तो कई बताया, उसमें आपने और जोड़े। मैंने तो ये खोज के पढ़ के निकाले क्योंकि मैं इतिहासकार तो हूं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतने वर्षों तक महान शासक के तौर पर स्थापित करके क्या हासिल करना चाहते थे? कई बार हम ये कहते हैं ना, और जब कोई कहता है कि अच्छा इसको कैसे आप देखेंगे, तो मैं कहता हूं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देख लीजिए। जहां जहां मुगल आक्रांता रहे वहां हमारे मंदिर, वहां हमारी वास्तुकला, वहां हमारी स्थापत्य कला, वहां हमारी संस्कृति, वहां हमारे संस्कार, वहां हमारा पहनावा सब ध्वस्त हो गया। हमें यह कहा गया, हर हिंदू को बचपन से यह बताया जाने लगा कि भैया तुम तो कुछ करते नहीं थे। और तो और कुछ मूर्ख टाइप के प्राणी हैं, वो तो कह देंगे कि जलेबी यहां से आया, समोसा यहां से आया, चावल यहां से आया। वो तो रेगिस्तान से भी कहेंगे कि आपको सारी चीजें निकल के आ गई। असली समस्या वहां है। इतिहास के नाम पर क्या इस देश में हीन भावना भरने का काम किया गया? और मैं फिर इतिहास के नाम पर अगर कोई गलत तथ्य है, अगर कोई गलत तथ्य है तो बिल्कुल उसे काटिए, कहिए कि नहीं ये गलत है। लेकिन कमाल की बात यह कि एक भी तथ्य नहीं काटा जा रहा। कहा यह जा रहा है क्यों बता रहे हो भाई?
अकबर था क्रांता, अकबर क्रूर था, ठीक है, उसको हटा दो, सिर्फ सहिष्णु बताओ, महान शासक बताओ। आशुतोष जी देखिए, संक्षिप्त में रखिएगा ताकि देखिए, बाकी दोनों एक वक्ता भी मिनट का अवसर बोलना दीजिए, लक्ष्मण फिर जी, मैं अपनी बात मैं बंद कर दूंगा। एक रविंद्र कुमार जी को जोड़ना चाहते हैं। रविंद्र कुमार सर कुछ बोलना चाहते हैं। रविंद्र कुमार सर, एक आता हूं बस एक तो सर आपके मिनट, पास आ रहा हूं मैं। शायद आधे ही हाँ, मिनट में अपनी बात कहूंगा। जी, इतिहास के ये सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, उन्हीं के आधार पर इतिहास लेखन होता है। हमें ये समझना चाहिए कि फैक्ट जैसी कोई चीज इतिहास में नहीं होती, घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से तथ्य निकाले जाते हैं। इतिहास में फैक्ट नहीं है, इतिहास में इवेंट है, घटना है, उस घटना से तथ्य निकाले जाते हैं। अब ये आपका चुनाव है कि आप उस घटना से कौन सा तथ्य निकालना चाहते हैं। क्या आप वो तथ्य निकालना चाहते हैं जो सामाजिक विषमताएं पैदा करे, विद्रूप बढ़ाए, मनमुटाव पैदा करे, या वे तथ्य निकालना चाहते हैं उन्हीं घटनाओं से जो सामंजस्य पैदा करे, आपस में मेलजोल पैदा करे? ये तो आपका निर्णय है। आप संतुलन के नाम पर ऐसे तथ्य निकाल सकते हैं। फैक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, घटना होती है, घटना के अंदर से तथ्य निकलता है और कई तरह के तथ्य निकलते हैं। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। ये बात समझनी चाहिए कि फैक्ट जैसी इतिहास में कोई चीज नहीं है। ये भ्रांति हम लोग पैदा कर देते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल इवेंट है, वहां से हिस्टोरिकल इवेंट बस मेरी बात है, मैंने तो उन इवेंट को स्वीकार कर रहे हैं ना, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्वीकार कर रहे हैं ना। और मैं तो रविंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही है, लेकिन उनके मन में है कि ये नहीं आना चाहिए। यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स को आप देश, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, प्रस्तुत करें। नहीं, आप पूरी बात कृपया अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मेरा ये अनुरोध है, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये सब नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का समय समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए, उनको फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स को बार बार एनालाइज किया जाता है। बहुत सी घटनाएं हैं जिनके नए नए पहलू नजर आने लगते हैं। यदि घटनाओं से एक ही तरह के तथ्य निकल रहे होते, ध्यान से सुनिए, तो इतिहास लेखन बंद हो गया होता। लाखों लोगों ने इतिहास लिखा है, उन्होंने इतिहास लेखन समाप्त कर दिया होता, क्योंकि उस घटना से एक ही तथ्य निकल रहा है। इतिहास की कई सारे पुनर्लेखन होना चाहिए। कई सारे तथ्य निकलते हैं। तथ्य क्या निकलता है उस पर आप पर निर्भर करता है। आशुतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं? अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कभी नहीं कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों का। लक्ष्मण जी, मुझे एक चीज पर यह कहना यह है, इतिहास को हीन भावना से और कुंठा से नहीं देखना चाहिए। दिक्कत क्या हो रही कि हम इतिहास को हीन भावना और कुंठा से देखने की कोशिश कर रहे हैं और इतिहास को बिल्कुल यूनिडायमेंशनल मान के चलते हैं। चलिए अकबर में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर टोडरमल के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए देशद्रोही है? बीरबल के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए देशद्रोही है? मानसिंह के पहले क्यों नहीं लिखना चाहिए हिंदू द्रोही है? ये बातें कब लिखी जाएंगी? उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने अपनी बहु बेटियों की शादी कराई मुगल सल्तनत में? अगर क्रूर थे तो यह तथ्य भी आना चाहिए, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए कि क्यों 18,000 की सेना लेके बाबर आता है और लाखों की सेनाओं को नस्तनाबूद करके अपना राज्य स्थापित कर लेता है। लक्ष्मण जी देखिए, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। फिर दिक्कत क्या होती है आपको? मैं 30 सेकंड। आप अकबर पे चर्चा करना चाहते, आप पुष्यमित्र शुंग पे चर्चा नहीं करना चाहते। वो क्रूर था या क्रूर नहीं था, जिसने हर बौद्ध मॉन्क के लिए 2 सोने की गिल्लियां दे रहा था। अभी रविंद्र जी ने कहा अशोक के, सम्राट अशोक के बारे में। आप अजातशत्रु के बारे में क्या कहेंगे, जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो क्रूर था या क्रूर नहीं था? अशोक अपने भाइयों को मार के शासक बना था, वही मैं कह रहा हूं। तो अब आपको अकबर में क्रूरता दिखाई पड़ेगी। और दूसरी बात, आप बार बार मुगल एम्पायर के बारे में बात करते हैं। आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात क्यों नहीं करते, जो दरअसल भारत का गोल्डन एज है?
आप क्योंकि आपको समुद्रगुप्त आशुतोष में जी, मुझे मैं थोड़ा सा आपका enemy तकनीकी तौर आपको पर खलनायक ब्रेक नहीं लेना मिलता। पड़ेगा और क्योंकि उस समय खलनायक हो के चुका है आधार पे ब्रेक का। आप क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी किताब में इतिहास में जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को कैसे देखा जाए। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प मोड़ पे चर्चा पहुंच चुकी थी और हो रहा था कि इस चीज़ को शामिल कर लिया तो उस चीज़ को क्यों छोड़ दिया। मैं यहाँ पे रविंद्र कुमार सर ने दो बातें जो कही उससे मैं सवाल उठाना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि इतिहास एक घटना है, इवेंट है, उस इवेंट से आप फैक्ट क्या निकालते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी एक और बात बहुत कई इंपॉर्टेंट जो बातचीत में शायद गौर नहीं किया आप लोगों ने, वो ये कि फैक्ट ऐसा निकालिए, संतुलन ऐसा बनाइए जिससे समाज में सहिष्णुता बढ़े। तो इस पर मैं ओम जी उपाध्याय जी आपका कमेंट चाहूंगा। मैं देखिए, पहली बात एकदम सही है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इतिहास हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है। नए फैक्ट्स आते हैं हमारे सामने तो नए नैरेटिव्स बनते हैं, लेकिन नए नैरेटिव्स बनते हैं ये भी समझना चाहिए। अगर वो वास्तव में उस घटना से निकाले गए प्राथमिक स्रोतों से निकाले गए तथ्यों के आधार पर नए नैरेटिव्स बन रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो अभी रविंद्र कुमार साहब ने, लक्ष्मण जी, एक बात कही और दो घटनाओं को की तुलना की, वो तुलना फिर बहुत असंगत है। इसी तरह की तुलनाएं जो विकृतियां पैदा करती हैं और बहुत बुरी तरह से विकृतियां पैदा करती हैं कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ में जो जन सामान्य का, वहां के सामान्य निवासियों का और नागरिकों का कत्लेआम कराया, उस घटना की तुलना कलिंग युद्ध में जो प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड वार है उसमें जो सैनिक मारे जा रहे हैं उनसे अगर आप तुलना कर रहे हैं तो दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को समझना चाहिए। और इसी तरह की चीजें पूरे इतिहास लेखन को विकृत करती हैं, असंगत करती हैं, उसमें इस तरह के दोषों का एक तरह से उसको इंक्लूड करती हैं और एक नई दिशा में चीजों को ले जाती हैं। एक नया विमर्श, एक बड़ा असंतुलित, असंगत और गलत जैसा विमर्श वो पैदा करती हैं। इस बात को समझना चाहिए, इसलिए तुलना का आधार होना चाहिए। अकबर ने तुलना का आधार होना चाहिए, सामान्य जिसमें स्त्रियां और बच्चे निहत्थे निर्दोष नागरिक शामिल हैं, उनका कत्लेआम कर देना और एक युद्ध में 50,000 या 1 लाख के जितने भी लोगों का, सैनिकों का मारा जाना, ये दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। और अशोक को जिस आधार पे महान कहा गया और अकबर को उससे तुलना कर दिया। अगर अशोक वो था जिसने एक एक जनता में, जिसने कहा सबे मनुजा पजामा, यानी आप अपनी इंपॉर्टेंट बात कही कि दोनों घटनाओं को जो तुलना आपने की वो तुलना से आप सहमत नहीं है। प्रतीक कुमार साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में रविंद्र कुमार साहब से ले लेता हूं। रविंद्र जी, देखिए, मैंने तुलना नहीं की, मैंने तो केवल ये बताया कि यदि इतिहास में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है तो क्या ये बात खुलकर नहीं बताई जानी चाहिए कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। बर्बरता और क्रूरता की बात है और ये तथ्य कहां से आ गया कि केवल सैनिकों का नरसंहार हुआ था। मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर कोई ये कहे कि उसमें केवल सैनिकों का नरसंहार हुआ था। बीच में इंटरवीन कर रहा हूं और आम कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आप अगर किसी भी प्राथमिक स्रोत से कृपया मुझे ये बता दें कि ये नरसंहार था, ये सैनिकों का, ये युद्ध में फुल फ्लेज्ड वार में ये हताहत होने वालों की संख्या नहीं थी। मैंने तो इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जहां भी पढ़ा है वहां यही पढ़ा है कि ये फुल फ्लेज्ड वार में हताहत होने वालों की संख्या है। आप एक स्रोत मुझे बता दें, मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं इस टाइम। ठीक है रविंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी को मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन अशोक के अपने ही जो शिलालेख हैं उनका गहराई से अध्ययन किया जाए। केवल एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि अशोक ने कलिंग में जो लड़ाई लड़ी और वहां जो नरसंहार हुआ और जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरी नदी रक्त से भर गई थी, बाद में उस नदी का नाम उसने दया नदी रखा। इस घटना का उल्लेख वो उस स्थान पर लगाए गए शिलालेख में कतई नहीं करता है। यदि केवल सैनिकों को मारा था तो उसको क्या बुराई थी ये लिखने में कि हाँ भाई मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं। धौलागिरी के शिलालेख में अशोक ने इस घटना का कतई उल्लेख नहीं किया है और इतिहासकार इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं। तो ये सब कि हम आपको चैलेंज करें, आप हमको चैलेंज करें, इस तरह की चर्चा में ये बात अच्छी नहीं मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ रविंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। वाद विवाद से संवाद उत्पन्न होता है, मैं केवल संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं।
कि एक तुलना नहीं की थी, मैंने केवल ये बताया था कि संतुलन की प्रक्रिया में अशोक ने अपने भाइयों को मार करके गद्दी हासिल की थी। ये क्रूरता नहीं है। अरे भाई, क्रूरता की बहुत सी मिसालें आपको पहले भी, तो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में यदि ऐसी क्रूरताएं बाहर लाई जाने लगी और संतुलन के नाम पर ये सब इतिहास का अंग बनने लगा, तो जो सामाजिक सामंजस्य है वो बिगड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये सामाजिक सामंजस्य, बिल्कुल। प्रतीक कुमार जी अवश्य करिए और उसमें इस बात का ध्यान रखिए। और अंत में केवल एक बार, इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, कि कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है एनसीईआरटी की पुस्तक में जिसका विस्तृत और विशद वर्णन भारत की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में नहीं किया गया हो। फतेहनामा चित्तौड़ के अलावा भी एक डॉक्यूमेंट है जिसका विशद और विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। तो विद्यार्थियों की, आम जनता की नजर से ये अछूते नहीं है। बस मेरी बात। कुमार जी, मैं आऊंगा आशुतोष सर, आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, आपके पास आऊंगा मैं। प्रतीक कुमार जी, पाठ्य पुस्तक जो है वो आधार होता है, खास करके 6ठी से लेके 12वीं तक का पाठ्य पुस्तक जो है वो आधार होता है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरी जो अपनी समझ है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाता हूँ, और लक्ष्मण जी और अन्य पैनलिस्ट को मैं बताना चाहूंगा कि इन पाठ्य पुस्तकों के कारण, जो पाठ्य पुस्तक पहले से है, उन पाठ्य पुस्तकों के कारण बच्चों की समझ इतनी विकृत हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति में उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाता हूं, मैं उसकी बातें आपसे कर रहा हूं। अब सवाल उठता है, जो कई पैनलिस्ट ने, 1-2 पैनलिस्ट ने कहा कि सामाजिक सौहार्द और टॉलरेंस, क्या इसके आधार पे भारत का इतिहास छुपाया जाएगा? सिर्फ इसीलिए कि समाज में सौहार्द बना रहे, उसके लिए क्या इतिहास के तथ्यों को छुपाया जाएगा? क्या ये हम नहीं मानते हैं कि इतिहास लेखन में हुआ है, इतिहास लेखन जो पूर्व में हुआ है, खास करके एनसीईआरटी में, वो बड़ी सिलेक्टिव रही है। सिलेक्टिव तरीके से सोर्स का चयन किया गया है, और यही जो आप सामाजिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं और सौहार्द की बात कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए इतिहास को पूर्ण रूप से छुपाया गया है। ये वही देश है लक्ष्मण जी, जहां पे आजादी के बाद बंगाल के एक स्कूल में पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाती हैं और बंगाल के विषय में बताया जाता है। क्या क्या बातें कही जाती है जिसका प्रभाव आज तक दिख रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो सिलेक्टिव तरीके से इतिहास लिखी गई, उसी कारण से हमारे वीर नायकों का इतिहास कभी हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए? मैं उदाहरण के तौर पे आपको 2-3 नाम लूंगा, जैसे कि आप पुलकेशिन राजा का इतिहास देखिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनकी प्रतिरोध का इतिहास, आप ग्वालियर प्रशस्ति को अगर देखेंगे तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है गुजर प्रतिहार राजा का, राजा भोज का जो प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें नागभट्ट का जिक्र आता है। अब चलिए हम अगर संस्कृत और जैन सोर्स की बात करेंगे तो इस पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आप तो संस्कृत और जैन सोर्स के आधार पर इतिहास लिखते हैं। मैं अल बलादुरी एक 9वीं शताब्दी का मुस्लिम इतिहासकार है और अरबों का इतिहास लिखा है। आप उनको पढ़ के देखिए, वो बता रहे हैं कितना क्रूर है शासन। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के प्रति इतना प्रेम क्यों? अगर आक्रांताओं के इतिहास को बच्चों को बताया जा रहा है और एनसीईआरटी एक नोट भी दे रहा है कि इसका संदर्भ भी बता रहा है कि इससे समाज में किसी प्रकार से किसी भी रूप में, मतलब आप जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव करना मकसद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास के तथ्यों को नहीं छुपाना चाहिए। एक बड़ी इतिहासकार हैं, वो लिखती हैं सोमनाथ मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। आप उसमें देखिए कि इतिहास का क्या वर्णन किया गया है। क्या इसमें कोई शक है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया? दो बातें प्रतीक जी, 2 बातें आपने कही जिस पे मैं आशुतोष जी का रिएक्शन लूंगा, फिर मैं हर्ष जी के पास जाऊंगा। एक तो आपने कहा कि सामाजिक सौहार्द के नाम पर इतिहास के तथ्यों को क्यों छुपाया जाए और हमारे वीर नायकों के इतिहास हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए। आशुतोष जी, आप म्यूट पे हैं सर, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। ये तथ्य दोहराने से काम नहीं चलेगा। एक मोटी पुस्तक लेकर आइए ना, इतिहास की एक नई व्याख्या करिए ना। क्यों नहीं पिछले 75 साल में लेकर आ पाए? क्यों नहीं लेकर आ पाए? ये जो बात की जाती तो उसमें ये भी लिखिए कि उसमें मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है,
हम महाराणा प्रताप हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं हम, शिवाजी हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जसवंत सिंह के बारे में क्या राय है, मान सिंह के बारे में क्या राय है, बीरबल के बारे में क्या राय है, टोडरबल के बारे में क्या है? क्या ये इतिहास के खलनायक नहीं थे? और क्या अकबर ने अपनी क्रूरता इनके बल पर नहीं की थी? है हिम्मत लिखने की तो लिखिए। हम जौहर की बात करते हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह इनसे कराया? वो क्या थे? वो इतिहास के खलनायक है या खलनायक नहीं है? जब जौहर हो रहा था तब कुछ लोग शादियां करवा रहे थे, क्यों भाई? उनके बारे में कब लिखेंगे आप? उनके बारे में भी लिखिए। दिक्कत क्या है? इतिहास को एक नजर से, कुंठा की नजर से देखना बंद करिए। अगर है हिम्मत तो इतिहास की मोटी किताब लिख के आइए, जैसे अभी हमारे मित्र विक्रम संपत ने सावरकर की 2 वॉल्यूम की किताब लिखी, शानदार किताब लिखी विक्रम संपत ने। वो दक्षिण पंथ के हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही रोट अ फर्स्ट हैंड बायोग्राफी ऑफ सावरकर, 2 वॉल्यूम्स, एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। लिखिए ना। लेकिन आशुतोष अब अकबर के बारे में मैं एक मिनट, लक्ष्मण जी एक छोटा सा कमेंट है, क्योंकि आशुतोष सर ने कई बार कहा कि शोध नहीं हो रहा है, शोध नहीं हो रहा है। मैं ये पहले एक टिप्पणी के तौर पे जोड़ दूं, शायद संक्षिप्त में बोलिएगा, समय कम। दशकों में जो शोध किया गया है उसमें आक्रांताओं के इतिहास पे दर्जनों पुस्तक है, और पूर्व में तो कम से कम सैकड़ों के भाव में पुस्तक है। दिक्कत ये रहा कि आज हम इसलिए ये बोल पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक जो हैं वो सिलेबस का कभी हिस्सा नहीं रहा, और यही कारण है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे उन पाठ्य पुस्तक को नहीं जान पाए। क्या मैं लिस्ट यहाँ पे पढ़ना शुरू करूं? वो कौन कौन से पुस्तक है? देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं हर चीज को 5 सेकंड। मैं अपने वीरों के बारे में समझा मैंने, जब हमारे बचपन में किताब पढ़ाई जाती थी हमारे पूर्वज, तब उसको पढ़ के मैं समझ पाया हूं। ये कहना कि आपने उनके बारे में जिक्र, महाराणा प्रताप के बारे में कहां से पढ़ के आए? हमारे पूर्वज में था। शिवाजी की जानकारी उस किताब में थी, चंद्रगुप्त के बारे में उस किताब में थी। आप ऐसे ही मतलब आके जनरलाइज स्टेटमेंट देके चले जाएंगे फ्लैट। अरे भाई, मैंने ये कहा कि शोध छोड़िए, आप किताब लिखिए। मैंने विक्रम संपत का शो का दिया समय है। कम है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को बीच में। शो का समय कम हो रहा है, बीच में रोक रहा हूं। हर्षवर्धन जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, मैं कुछ आज ऐड नहीं करना चाह रहा हूं लक्ष्मण जी। जो मैंने ब्रेक के पहले कहा फिर दोहरा रहा हूं। आज इस पैनल में आपने जिन 2 लोगों को ये सोचकर, आशुतोष जी और रविंद्र जी को बुलाया कि वो एनसीईआरटी के इस बदलाव पर, सो कॉल्ड बदलाव, क्योंकि रविंद्र जी बहुत साफ करें, आशुतोष जी तो हमारी तरह पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं हमसे, लेकिन है पत्रकार ही, तो वो भी इतिहासकार नहीं है। लेकिन रविंद्र जी तो मुझे लगता है एकेडमिक में है, और मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इग्नू के वीसी रहे हैं तो बड़े व्यक्ति होंगे। उन्होंने जो साफ कहा, इसका मतलब ये है कि वो तथ्य है, उस तथ्य पर मिर्ची लग रही है। लेकिन डिबेट के अंत में जरा देखिए, हम 1 घंटे की डिबेट के बाद कहां पहुंचे हैं। मुगल आक्रांता कहोगे तो पहले हिंदू शासकों को क्रूर कहो, उनको गलत तरीके से दिखाओ। रविंद्र कुमार जी और आशुतोष जी की पूरी डिबेट में यही कंक्लूजन है। और कुंठा में ये है जो उस इतिहास को कह रहे हैं कि नहीं वो तो संतुलित था, अब जो कह रहे हैं संतुलन के नाम पे विद्रूपता है, संतुलन के नाम पे समाज में गड़बड़ है। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, यही वो मानसिकता है जो लव जिहाद पर कहती है कि चुप हो जाओ, ऐसे मामलों की बात मत करो, फिर कोई हिंदू लड़की मतांतरित हो जाए उसकी बात मत करो। यही वो मानसिकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप तथ्यों को, इवेंट को तो देखेंगे ही देखेंगे। इवेंट से अगर नैरेटिव हमारे पक्ष में बन रहा है तो भैया हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा इतिहास था। और 75 साल की सत्ता बहुत कुछ कराती है। सत्ता से कैसे इतिहास लिखा जाता है वो भी लोग जानते हैं। और अब आपको इतनी मुश्किल इसलिए शायद हो रही है कि आपको लग रहा है कह रहे हमारी सत्ता नहीं, हम अपना इतिहास नहीं लिख पा रहे, तो थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए, वो भी बदलेगा। ठीक है रविंद्र जी, हमारे पास 15 सेकंड का समय है, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से जी। हाँ, बस 15 सेकंड में 1962 में एक पुस्तक आई थी, एल बाशम ने लिखी थी, दी वंडर दैट वाज इंडिया। उसका हिंदी में अनुवाद हो चुका है, अद्भुत भारत। मुझे लगता है सबको पढ़ लेनी चाहिए, उससे ये पता चलेगा कि हमारे इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पाई थी। रही बात वीर नायकों की, तो पब्लिकेशन डिवीजन भारतवर्ष का 1950 से निरंतर वीर नायकों पर श्रृंखलाएं दे रहा है।
मेरी लाइब्रेरी में कम से कम 150 पुस्तकें हैं वीर नायकों पर। आशुतोष इतिहास जी ने में कहा बहुत कि सारी उनके चीजें बारे में हैं। अब चूंकि जानकारी हमें इन एनसीईआरटी पुस्तकों से मिली है। चूंकि समय शो का खत्म हो चुका है, दरअसल एनसीईआरटी क्या है कि बेसिक जानकारी होती है तो उसमें सारी चीजें तो लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो समय समय बदलाव किया जा रहा है। हालांकि बहस का विषय है, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला हमारे शो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।